बुक शो नहीं हो रही अब। यस सर, अब शो हो रही है। वाह जनाब, अच्छा चलें जी, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं जनाब। 1.2 एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी ऑफ सर्टेन पर्सन्स। ये ध्यान करना, वो से फॉलो करना है। कौन कौन से लोग डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन से नहीं हैं। लेट्स फाइंड आउट, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। The company may by its articles fix any conditions to become the director of the company. हर कंपनी अपने आर्टिकल्स को ऊपर नीचे कर सकती है, यानी उनको ऑल्टर, हमने पहले पढ़ा हुआ था आर्टिकल्स की ऑल्टरेशन। हर कंपनी अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर करके डायरेक्टर बनने की रिक्वायरमेंट्स को ऊपर नीचे कर सकती है, इंक्लूडिंग होल्डिंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स एज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइंग शेयर्स। हर कंपनी चाहे तो, जब भी चाहे तो, अपने आर्टिकल्स को ऊपर नीचे करे, ऑल्टर करके डायरेक्टर बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज कर सकती है, और साथ ये भी कह सकती है कि अब वो कम से कम इतने शेयर्स ले। वो कम से कम शेयर्स जो हर डायरेक्टर को डायरेक्टर बनने के लिए लेने पड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइंग शेयर्स। और उसके साथ साथ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। तो कंपनी के पास इख्तियार है। अब सवाल आएगा सर कंपनी अब चेंज कर कैसे करेगी। वही प्रोसीजर है भाई, मेंबर्स की बुलाओ, जनरल मीटिंग बुलाओ, और उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही करो, सिंपल एज दैट। अब नीचे सारी लॉन्ग लिस्ट आती है। इन एलिजिबिलिटी सेक्शन नंबर आप क्रॉस कर देंगे कि कौन कौन सा पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता या वो इन एलिजिबल है। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इफ ही नंबर 1 इज अ माइनर। भाई माइनर क्या होता है यार, 18 साल से कम। कोई भी ऐसा शख्स जो 18 साल से कम है, माइनर है, नाबालिग है, वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। आगे आ जाओ, इज ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड क्या होता है, लिख लें, जो ना सही, ना बात को सही समझ सकता हो और ना ही कोई मुनासिब फैसला करने की अहलियत रखता हो, उसको काम आगे आएगा चैप्टर में, ये अनसाउंड माइंड कहलाता है। ठीक हो गया। तो कोई बंदा जो माइनर है डायरेक्टर नहीं बन सकता, कोई बंदा जो अनसाउंड माइंड का है डायरेक्टर नहीं बन सकता। हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड का मतलब क्या होता है, ये उर्दू में लिखना है आपने। हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंस्टॉलमेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। एडजुडिकेट कहते हैं अदालत के फैसले को, इंस्टॉलमेंट होता है बैंकरप्ट। एक शख्स ने अदालत में एप्लीकेशन दी है, अदालत में दरखास्त दी है, क्या कि उसको बैंकरप्ट करार दिया जाए। याद रखो, आप खुद भी फाइल कर सकते हैं। आप कहते हैं मैं बैंकरप्सी फाइल कर रहा हूं, मैं खुद बैंकरप्ट होना चाहता हूं, मैं अपने कर्जे अदा कर ही नहीं सकता। तो एक शख्स ने अदालत में खुद अपनी दरखास्त दी हो कि उसको इंसॉल्वेंट करार दिया जाए और अभी तक अदालत का फैसला ना आया हो। ये ध्यान से लिखना है, इस पर सवाल आते हैं हर पॉइंट पर। एक शख्स ने अदालत में ये दरखास्त दी हो कि उसको बैंकरप्ट करार दिया जाए, बैंकरप्सी का फैसला सुनाया जाए, लेकिन अभी उसकी दरखास्त पर अदालत ने फैसला ना दिया हो, तो ऐसा शख्स भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। आगे आ जाओ, इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है, सर बैंकरप्ट। काइंडली ये रिपीट करते हैं। एक शख्स ने अदालत में एप्लीकेशन दी हो, दरखास्त दी हो कि उसको बैंकरप्ट करार दिया जाए। एक शख्स ने अदालत में दरखास्त दी हो या मुकदमा फाइल किया हो कि उसको बैंकरप्ट करार दिया जाए, इंसॉल्वेंट करार दिया जाए, और अदालत का फैसला अभी पेंडिंग हो, अभी ना आया हो, तो ऐसे शख्स को भी डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। आगे बताता हूं वजह। नेक्स्ट पॉइंट, इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब पता है हमें, बैंकरप्ट। अनडिस्चार्ज एक ऐसा इंसॉल्वेंट होता है जो जिसके कर्जे बहुत ज्यादा हो चुके हो, जिसने अभी कर्जे अपने पूरे लौटाए ना हो, कर्जे वापस ना किए हो। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो जो बैंकरप्ट हो चुका हो, जिसके कर्जे बहुत ज्यादा हो चुके हो। अनडिस्चार्ज इतने ज्यादा कर्जे उसने अभी तक लौटाए ना हो, हम उसको कहते हैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इसकी रीजन क्या है भाई। तो ये एक बंदा अगर इंसॉल्वेंट हुआ है, वो तो खुद ये बात साबित कर रहा है कि वो गैर जिम्मेदार इंसान है, वो गैर जिम्मेदार इंसान है यार।
कर्जे लिए और कर्जे वापस भी नहीं कर सकता, तो क्या गैर जिम्मेदार इंसान कंपनी का बन सकता है डायरेक्टर? नहीं, वो है गैर जिम्मेदार इंसान, इसलिए इन बंदों को साइड पे रखा गया, ये डायरेक्टर नहीं बन सकते। आगे आ जाओ। हैज बीन कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है? जिसको सजा सुनाई गई हो, जुर्म की सजा। हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ क्या होती है? अदालत। फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड क्या होता है? गैर अखलाकी सरगर्मियां यार। Conduct that is believed to be contrary to community standards of honesty, good morals, justice. अगर एक शख्स को अदालत ने कन्विक्ट का मतलब क्या होता है? मुजरिम करार दिया हो भाई। अगर एक शख्स को अदालत ने मुजरिम करार दिया हो क्योंकि उसने ऐसी कानून की खिलाफ वर्जी की हो जिसमें उसने गैर अखलाकी सरगर्मियां की हो, और वो सरगर्मियां कम्युनिटी स्टैंडर्ड, माशरे के मेयार के खिलाफ हों, दयानदारी के खिलाफ हों, इंसाफ के खिलाफ हों, किडनैपिंग की हो, मर्डर किया हो, तो ऐसा शख्स तो है ही भी बुरा शख्स भाई। इसको कैसे बनाओगे आप डायरेक्टर? कभी नहीं बन सकता। हैज बीन डीबार्ड का मतलब क्या होता है? बैंड। हैज बीन डीबार्ड फ्रॉम होल्डिंग सच ऑफिस अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट ने किसी शख्स को बैन कर दिया हो, जिस शख्स को बैन किया होगा, अगर किया है, तो वो शख्स भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। इज लैकिंग फिडुशरी बिहेवियर, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा हुआ है। फिडुशरी बिहेवियर क्या होता है? ये अप्लाई करता है डायरेक्टर्स पर, और मतलब क्या होता है कि डायरेक्टर्स ने हमेशा कंपनी के मफाद में काम करना है, शेयर होल्डर्स के मफाद में काम करना है। इज लैकिंग फिडुशरी बिहेवियर, डायरेक्टर वो काम नहीं करता जिसका वो जिम्मेदार है। एंड अ डेक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट हैज बीन मेड बाय द कोर्ट का मतलब क्या होता है? और अदालत ने इस पर फैसला दिया हो, यानी अदालत ने फैसला दिया हो कि एक डायरेक्टर जो है, एक शख्स जो है, वो फिडुशरी बिहेवियर लैक करता है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 years। इसकी बुर्द लिख लो यार, कि जिस दिन एक शख्स डायरेक्टर बनना चाह रहा है, जिस दिन, तेज से शाबाश, जिस दिन एक शख्स डायरेक्टर बनना चाह रहा है उससे फौरी पिछले साल, जिस दिन एक शख्स डायरेक्टर बनना चाह रहा है उससे फौरी पिछले 5 साल, इमीडिएट 5 years के दौरान अगर अदालत ने यह फैसला दिया हो कि वो फिडुशरी बिहेवियर लैक करता है, तो ऐसा शख्स भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। यहां तक कोई सवाल है तो कर लो भी, एनीवन। देख लो, 1 मिनट दे रहा हूं, सारों को देख लो पॉइंट्स को। आई एम गिविंग 1 मिनट, 1 मिनट दे रहा हूं, सारे पॉइंट्स को देख लें। अगर समझ नहीं आता कुछ सवाल इन पॉइंट्स पर। सर काइंडली रिपीट अगर कर दें ये वाला लास्ट पॉइंट उर्दू में। हाँ, जिस दिन, ये आसान लफ्जों में समझना, याद रखो इन सारे पॉइंट्स पे अलग अलग सवाल बनते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 2.5 नंबर। ध्यान करो, बी केयरफुल। ये जी पॉइंट का बता रहा हूं कि जहां एक, नहीं यार कौन सा पॉइंट था सर? यही जी पॉइंट था कि जिस दिन एक शख्स जहां ये उसी लफ्जों में बता रहा हूं, आसान लफ्जों में, जहां अदालत ने एक डायरेक्टर के खिलाफ फिडुशरी बिहेवियर लैक करने का फैसला दिया हो, जहां अदालत ने, अदालत को कोर्ट भी कहते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ भी कहते हैं, जहां अदालत ने एक डायरेक्टर के खिलाफ फिडुशरी बिहेवियर लैक करने का फैसला दिया हो, तो वो जिस दिन डायरेक्टर, एक कंपनी में डायरेक्टर बनना चाह रहा होगा, अगर फैसला उसके पिछले 5 सालों के दौरान आया है, तो सर फिडुशरी बिहेवियर लैक करने का फैसला दिया हो, यहाँ से कॉमा, तो जिस दिन वो शख्स एक और कंपनी में डायरेक्टर बनना चाह रहा हो, जिस दिन, उस दिन से पिछले पहले 5 साल, अगर सही उर्दू बन रही है, उस दिन से पिछले 5 साल, फौरी पिछले 5 सालों के दौरान अगर वो फैसला आया है, तो वो उस कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। इसको सारे लिख लें, पढ़ लें, तो मैं समझाता हूँ आसान लफ्जों में ये है क्या। ये सर, अगर डायरेक्टरशिप के दरमियान कोई बंदा बैंक्रप्सी फाइल करता है तो फौरी खत्म, सीट खाली, सीट खाली उसी वक्त वेकेंट हो जाती है, उसको हम कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। वो आगे पढ़ेंगे।
तो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है यार, मिस्टर ए आज अप्लाई कर रहा है, आज इलेक्शन होने जा रहा है, वो कहता है मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बनने का इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, और अगर रिकॉर्ड ये बताता है कि जिस दिन वो डायरेक्टर बनने का इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, जिस दिन, उस दिन से पिछले फौरी पिछले 5 साल के दौरान अगर अदालत ने उसके खिलाफ कोई फैसला दिया था, तो वो बराए मेहरबानी इस सीट से पीछे रहे, वो नहीं बन सकता। क्यों? वजह ये है, फौरी पिछले 5 साल। कानून आमतौर पे ये कहता है कि अगर 10 साल का ऐसा गुजर गया है ना, आमतौर पे तो बंदा ठीक हो जाता है किसी हद तक, नेचुरल एक प्रोसेस है। लेकिन अगर पिछले 5 सालों के दौरान फैसला आया है, तो लॉ यही अज्यूम करता है कि वो अभी ठीक नहीं हुआ, वो अभी भी गैर जिम्मेदार इंसान है, उसको नई पोजीशन नहीं देनी। ये लॉ अज्यूम करता है ऑटोमेटिकली। समझा रहे हैं? कोई सवाल और भी यहां तक इन पॉइंट्स पर? जी पॉइंट तक कोई सवाल? पॉइंट डी का बता दें। हाँ, किसका? पॉइंट डी बी या डी? सर डी। इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है? बैंकक्रप्ट। इंसॉल्वेंट वो शख्स है जिसके कर्जे इतने ज्यादा हो चुके हैं कि वो कर्जे देने की पोजीशन में नहीं है, वो इंसॉल्वेंट है। अनडिस्चार्ज मतलब वो कर्जे अभी तक उसने अदा नहीं किए, अनडिस्चार्ज। तो एक शख्स जो पहले ही इंसॉल्वेंट हो चुका है, कर्जे देने की पोजीशन में नहीं है और अभी तक अदा नहीं किए और डायरेक्टर बनने की ख्वाहिश रख बैठा है, नहीं बन सकता यार, वो है ही गैर जिम्मेदार इंसान। पहले सारे अपने कर्जे अदा। माइनर क्या होता है? माइनर होता है 18 साल से कम। लॉ में हम माइनर कहते हैं ऐसे शख्स को जो 18 साल से कम है, बच्चा 18 साल से कम को माइनर कहा जाता है। तो लॉ ये अज्यूम करता है, कानून ये तसव्वुर करता है कि जो 18 साल से कम है उसका एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, वो बालिग नहीं हुआ, वो इतना अक्लमंद समझदार ज़हनी पुख्तगी नहीं आई उसमें, इसलिए उसको भी नहीं रखा जा सकता। ये कानून ये बातें तसव्वुर करता है। तो यस, जब मेजर होगा, जब 18 साल का हो जाए, कानून क्या कहेगा उसको? मेजर। और कुछ? एनीवन? एक्सक्यूज मी सर बी सर, पॉइंट। सर इंसॉल्वेंट यानी वो बैंक्रप्सी फाइल किए हुए यार इंसॉल्वेंट वो होता है, इसको लिखो उर्दू में यार, इंसॉल्वेंट वो शख्स है, वो इदारा है, वो कंपनी है जिसके कर्जे इतने ज्यादा हो चुके हैं कि उसने हैंड्स अप कर दिया, उसने कहा मैं कर्जे अदा नहीं कर सकता। जब एक बंदा हिम्मत हार जाता है, जब एक बंदा ये कह देता है कि मेरे कर्जे इतने ज्यादा हो गए हैं कि मैं कर्जे अदा करने की पोजीशन में नहीं हूं, तो मैं कहता हूं वो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंसी में आ गया। अदालत ऐसे बंदे को करार दे देती है। बाहर के मुल्कों में तो बहुत ज्यादा है ये, लोग खुद जाते हैं अदालतों में, बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी फाइल करते हैं कि मुझे करार दिया जाए बैंकरप्ट। आपको कि ये क्या लॉजिक है भाई? क्योंकि जब अदालत 50 सेंट का मसला हुआ, जो रैपर है 50 सेंट, माइक टाइसन, इसने बैंकरप्सी फाइल की थी। 50 सेंट ने, पता है 50 सेंट का भी सबको? माइक टाइसन का पता है? सर माइक टाइसन नो का सर। पता है, लेकिन 50 सेंट सर ये 50 सेंट दोनों का शायद। यार उसने खुद बैंकरप्सी फाइल की थी। उसने जितनी भी आमदनी कुछ बड़े बड़े कारोबार में इन्वेस्ट किया, तो विटामिन वाटर था, कुछ और था, वो सारे डूब गए। उस अदालत गया, उसने कहा मुझे बैंकक्रप्ट करार दिया जाए। बैंकक्रप्ट करार देने का फायदा ये होता है कि फिर उन्होंने बिल्कुल बेयर मिनिमम अमाउंट देनी होती है पर मंथ, उस वक्त तक देते रहे, आहिस्ता 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 आहिस्ता, जब तक कर्जे पे ऑफ नहीं हो जाते। तो बैंकरप्सी में जो बैंकक्रप्ट शख्स होता है उसको ये फायदा हो जाता है कि उस पर फिर हाथ नहीं डाला जाता, अदालत उसको बैंकक्रप्ट करार दे देती है। हाँ, वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है हर बैंक में, तो फिर उसको बहुत मिनिमम अमाउंट देनी पड़ती है, इसलिए लोग होते हैं। कानून हमें यह कह रहा है कि अगर एक शख्स डायरेक्टर बनना चाह रहा है और वो है इंसॉल्वेंट, तो वो तो इंतहाई गैर जिम्मेदार इंसान, जिसको पैसे मैनेज करने ही नहीं आते। तो जिसको अपने पैसे मैनेज करने नहीं आते, वो कंपनी के खाक करेगा, वो तो शेयर होल्डर्स को डुबो के रख देगा। इसलिए उसको कहा गया है बराए मेहरबानी आप साइड पर ही, आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। ये इसकी लॉजिक ये है। और कुछ? सर ये तो yes. इंसॉल्वेंट का मतलब था, अनडिस्चार्ज का क्या मतलब होगा? अभी तो बताया, अनडिस्चार्ज मतलब जिसने अभी कर्जे अदा ना किए। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है पे ऑफ कर देना। इंसॉल्वेंट वो है जिस पर बहुत कर्जे चढ़े हुए हैं यार। डिस्चार्ज तब होगा, कानून में लफ्ज डिस्चार्ज मतलब होता है पे ऑफ कर दिए। अनडिस्चार्ज जो अभी तक अनपेड है, अभी तक। ठीक है? ओके सर। सर और कंपनी को कैसे पता लगेगा कि वो बंदा बैंकरप्ट है?
पता करवाते हैं, रिकॉर्ड चेक कराते हैं यार, सारी सारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स होती हैं। आपका एक नादरा आईडी कार्ड क्लिक करो, जैसे पाकिस्तान में अब हुआ है ये, हमारी सारी डिटेल्स हमारे आईडी कार्ड से लिंक्ड हैं। अगर आपने कोई कर्जे लिए हुए और आप किसी कंपनी के बन रहे हैं डायरेक्टर, तो जो HR डिपार्टमेंट होता है, जो एम्प्लॉय करता है, वो चेक करवाता है सारा आपका आईडी कार्ड, नादरा से रिकॉर्ड ले लें, जो आपके वहाँ सेक्शंस होते हैं वही तो काम चेक करते हैं। FBR चेक होता है, FBR, अगर आपके पास NTN है, आप अपना FBR जरा फाइलर बने, आप सारा रिकॉर्ड सामने आ जाता है। ये तो सिंपल है, ये FBR बता देता है आपको इसके जिम्मे क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। तो कंपनी की ख्वाहिश यही होती है, कंपनीज एक्ट 2017 ये कहता है बोर्ड में उन लोगों को बिठाओ जो जिम्मेदार लोग हों, जो पैसा मैनेज कर सकें। इसमें तो लोगों ने पैसा लगाना है ना, लोगों ने शेयर्स लेने हैं, तो लोग जब शेयर्स लेंगे तो शेयर्स के पैसे को इस्तेमाल कौन करेगा? डायरेक्टर। वो है ही इतना गैर जिम्मेदार इंसान, तो उनके पैसे भी डुबो के रख देगा। इसलिए कंपनीज एक्ट कहती हैं ऐसे लोगों को डायरेक्टर नहीं बनना चाहिए। और कुछ सर और सर जो कंपनी जो होती सर है जो बंदा एसोसिएशन, अपनी कंपनी बनाएगा वो तो अपनी कंपनी का बेशक इंसॉल्वेंट और डायरेक्टर तो बन सकता है ना क्या चीज, क्या दोबारा? सर अगर कोई इंसॉल्वेंट बंदा अपनी कंपनी खुद बनाएगा बेस से और वो तो फिर वो उसका डायरेक्टर बन सकता है ना। पहले पढ़ा है कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। जब आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी को रजिस्टर कहाँ करवाएगा? SCCP में। जब SCCP में कराएगा तो रजिस्ट्रार सारी डिटेल्स ही चेक करेगा। फिर तो आप तो है ही इंसॉल्वेंट, आप इस कंपनी के डायरेक्टर बन नहीं सकते, क्वालिफाई नहीं करते। सर आप इंसॉल्वेंसी से वापस आ सकते हैं। ऑफ कोर्स यस, पे ऑफ कोर्स सारे डेट्स, यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, लाजमी, कई लोग आए। ठीक है सर। और कुछ? SMC के केस में सर क्या जो होगा? एसोसिएशन, आप पूछो शाहजेब। मैं कह रहा हूँ सर जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, उसके जब लाइसेंस रिवोक होता है तो उसका जो डायरेक्टर होता है वो 5 साल के लिए भी डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो यहाँ पे हम वो भी लिख सकते हैं? नहीं, वो ये तो इंसॉल्वेंसी पढ़ रहे हैं ना, वो और चीज थी। वो था NFP कंपनी जब अपने लाइसेंस की शराइत की खिलाफ वर्जी करती है तो वो कंपनियां वो काम नहीं कर सकती, प्लस उसके चलाने वाले डायरेक्टर्स भी 5 साल तक उस जैसी कंपनी में नहीं जा सकते। लेकिन वो इंसॉल्वेंट तो नहीं होते ना, ये और चीज पढ़ रहे हैं। ये हम कह रहे हैं वो शख्स, वो इंडिविजुअल भी वहां तो ऑलरेडी डायरेक्टर्स होते हैं ना, अब मिस कर रहे हो भी, उस कंपनी में तो ऑलरेडी वो बहैसियत डायरेक्टर बैठा होता है। यहां हम पढ़ रहे हैं कि जो शख्स अभी बनना चाहता है। समझाइए शाहजेब? सही है सर। और कुछ? सर SMC के केस में क्या होगा? वही तो बताया मैंने अभी यार, जब सिंगल मेंबर कंपनी है तो कंपनी है ना, एक मिस्टर ए है, उसने कंपनी बनाई, कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, तो कंपनी तो क्या बन, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन बन गई है ना। बेशक बनाई उसने, बेशक उसका वो मेंबर है, लेकिन रजिस्टर कहाँ होगी? SCCP में। तो क्या रजिस्ट्रार चेक नहीं करेगा डिटेल्स? तो आप तो इंसॉल्वेंट है भाई, अब तो बन नहीं सकते डायरेक्टर, खत्म, बात ही खत्म होगी वहां। और कुछ? लेकिन सर उसमें तो आपने इन्वेस्टर्स के पैसे तो नहीं मैनेज कर रहे होते, उसमें तो आपकी अपने होती है। तो फिर भी डायरेक्टर तो है ना। वो तो मैंने बताया कि अब कंपनी में आप पर जिम्मेदारी होती है ना कि लोगों के पैसे आपने इस्तेमाल करने होते हैं, तो क्या कंपनी चलानी होती? डायरेक्टर तो डायरेक्टर ही है ना भाई, पहले ने पढ़ा हुआ है, डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर इन इंटायरिटी, है तो डायरेक्टर ना। तो यहां पढ़ यही रहे हैं कि ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर पर वही बंदा बैठेगा जिसमें ये खामियां ना हो। ओके सर। और कुछ? यस, मूव ऑन। ये अब ये कंटिन्यू हो रहा है आगे, ठीक है, ये आगे पॉइंट्स कंटिन्यू हो रहे हैं कि कौन सा शख्स डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये डिफाइन में किया हुआ है, मैंने कल बता दिया था आपको। लास्ट ईयर द कोर्ट डिक्लेयर्ड समी एज लैकिंग फिडुशियरी, देखो लफ्ज है लास्ट ईयर, पिछले साल, as lacking fiduciary behavior as he did not disclose his interest in transaction with the company, he cannot be appointed। पंच वर्ड है लास्ट ईयर यार, लास्ट ईयर मतलब जिस दिन वो डायरेक्टर बनना चाह रहा है उससे पिछले साल।
He cannot be appointed as a director. He may be appointed as director once 5 years have elapsed after. जिस दिन अदालत का फैसला आया हो ना, जब अदालत ने उसको करार दिया हो कि यू लैक फिडुशरी बिहेवियर, उस फैसले को 5 साल गुजरने चाहिए। अगर 5 साल नहीं गुजरे तो वो नहीं बन सकता। इसका पंच वर्ड, इसमें कुछ और लफ्ज आ रहे थे, डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट, ये आगे हम पढ़ लेंगे, आगे टॉपिक आ रही है। फिलहाल यहां तक इतना ही समझो कि अगर किसी शख्स के खिलाफ फैसला आ चुका है लैकिंग फिडुशरी बिहेवियर का, उसको 5 साल गुजर चुके होने चाहिए, ये मतलब है इसका। डन। आगे आ जाओ, पॉइंट एच, डज नॉट होल्ड NTN, नेशनल टैक्स नंबर। आप सारे बच्चे भी हो सकते हैं, मैं भी हूं रजिस्टर्ड। FBR की साइट पे जाएं, वहां लिंक दिया होगा, ऑनलाइन फॉर्म है, फिल करें, सिंपल डिटेल्स हैं, नेशनल टैक्स नंबर आपको एलोकेट हो जाएगा। ऑनलाइन आपको बता देंगे नेशनल टैक्स नंबर हर किसी का होना चाहिए। द कमीशन में ग्रांट एग्जेम्पशन, यस, एक ऐसा बंदा जिसके पास NTN नहीं है, तो NTN ना होना क्या क्राइम है? NTN भी बता रहा है कि वो ऑनेस्ट बंदा नहीं है। अगर वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, ऑनेस्ट है, तो NTN ले नंबर ना, ताकि FBI के पास सारा रिकॉर्ड आ जाए कि इसके पास कितने अकाउंट है। You got to show that you are a responsible person. तो लिहाजा FBR के साथ आप रजिस्टर्ड होंगे, NTN नंबर लेंगे, आप ये साबित करेंगे आप जिम्मेदार इंसान हैं, तो तब भी आपको इस ओहदे पर बिठाया जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? कमीशन में ग्रांट एग्जेम्पशन कमीशन। हाँ जी सर, ये नेशनल टैक्स नंबर का फायदा क्या होता है? टैक्स लगता है आपकी हर इनकम पर यार, बेशक आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। नेशनल टैक्स नंबर का मतलब ये है कि उस मुल्क में रहते हुए कहीं से भी, जिस जरिए से भी आप आमदनी हासिल कर रहे हैं, चाहे कारोबार से, वहां से, वो आपका वही टैक्स नंबर हर किसी को दिया जाएगा, वही आपकी शनाख्त बन जाती है। जहां आमदनी है वहां नेशनल टैक्स नंबर है। उस मुल्क में जहां कहीं भी कारोबार करेंगे, यही टैक्स नंबर आपकी शनाख्त बनेगा। सारा टैक्स, जैसे आपका ID कार्ड का नंबर है यार, वो आपका नेशनल सिटीजन नंबर है, वो सिटीजन नंबर है। ऐसे ही मतलब इतने सिटीजन नंबर लिखा है ना, वो बेसिकली काउंट है, इतने सिटीजन है आप। नेशनल टैक्स नंबर का मतलब है आप FBR में रजिस्टर्ड हैं और ये नंबर आपको अलॉट कर दिया गया है, इतना शख्स हैं आप जो रजिस्टर्ड हैं, लिहाजा जितनी भी आमदनी कमाएंगे इस टेरिटरी के अंदर, वो इसी टैक्स नंबर के अगेंस्ट ही कटेगी। ये से फायदा उठा रहे हैं। हाँ जी आगे। लेकिन NTN होने का ये मतलब तो नहीं है कि आप टैक्स फाइलर हैं। हाँ, लेकिन इनिशियल रिकॉर्ड तो जरूरी है ना, NTN आएगा तो फिर आप फाइलर बनते हैं ना। यू नीड टू हैव एन NTN टू बिकम अ फाइलर। NTN तो पहले होगा ना, NTN इज द फर्स्ट स्टेप टू बिकम अ फाइलर। तो पहले NTN तो लेना। नॉन फाइलर फिर डायरेक्टर बन सकता है? नो, व्हाई वुड दे अलाउ नॉन फाइलर टू बी डायरेक्टर? लाजिम ही नहीं, NTN तो पहले हो ना। NTN का मतलब ऑब्वियस है दैट यू आर अ फाइलर। NTN ऑब्वियस है, इट एक्सप्लेन्स इटसेल्फ। Does not hold, जहां NTN है तो हम अज्यूम ही करते हैं फाइलर भी होगा। You got to be filer. How can you evade tax? How can you avoid taxes? You got to pay tax. सर, ये NTN टैक्स फाइल NTN करना और NTN होना तो दो डिफरेंट चीजें हैं सर। अलग अलग है। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग अ फाइलर, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट यू हैव टू हैव NTN नंबर एंड देन यू बिकम अ फाइलर। तो फाइलर आपको बनना पड़ता है। जैसे आजकल आई हुई डेडलाइन, बल्कि मैंने भी सारा फॉर्म फिल किया हुआ है, आपने फाइलर बनना होता है खुद वॉलंटरली डेडलाइन से पहले, वरना आपको नॉन फाइलर डिक्लेयर कर दिया जाता है, जुर्माना लगता है। आपको फाइलर बनना होता है, लेकिन फाइलर बनने से पहले यू नीड टू हैव एन NTN नंबर। नेशनल टैक्स नंबर इज योर आइडेंटिटी। जहां भी जाएंगे आपसे पूछेंगे। तो यस, डायरेक्टर का भी पहले ये NTN नंबर होना चाहिए। अब यहाँ फाइलर नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब है ऑब्वियस है, ये इसको हम कहते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, के बाद में उसको फाइलर भी बनना होगा। देखा जाएगा कि वो जिम्मेदार इंसान है कि नहीं है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? द कमीशन में ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट। कमीशन क्यों ग्रांट करेगा? ये वो चंद पॉइंट्स हैं जो आगे बार बार आते हैं। चंद चीजों को कमीशन ओपन छोड़ देता है कि वो खुद एज एंड व्हेन डिसाइड करता है कि या मैं NTN की इसको रिलैक्सेशन क्यों दूं। ये ऐसे होगा, नॉलेज के लिए बताओ। फॉर एग्जांपल बाय से कोई बंदा आया है यार,
वो भी बाहर से रिलोकेट हुआ है पाकिस्तान में, फिलहाल उसके पास एनटीएन नंबर नहीं है, कंपनी को उसकी जरूरत है फिलहाल, तो कंपनी उसको हायर कर लेगी, बाद में कह देगी एनटीएन नंबर ले लो। जितने पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हैं, अगर वो पाकिस्तान की पैदाइश हैं, या अगर आपके फैमिली में है, एक होता है ओवरसीज पाकिस्तानीज का आईडी कार्ड, जो बाहर लोग पैदाइश हुई होती है, जिनकी पैदाइश यहाँ हुई है, उनके पास नादरा का आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। अगर फिलहाल नहीं है तो वो एग्जाम्पशन के तौर पर कहा जाता है, बाद में इसको एक प्रोविजनल भी होता है, तो बाद में आप बना ले, ऐसे प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है, फिर एक परमानेंट होता है। जो पाकिस्तान की पैदाइश बर्थ यहाँ है, उसके पास नादरा आईडी कार्ड होना भी ज़रूरी है, और अगर वो आमदनी कमा रहा है उसके पास एनटीएन नंबर भी होना चाहिए, और बाद में उसको कहा जाता है वो फाइलर भी बन जाए, उसको फ़ायदे हासिल होते हैं। तो यस, डायरेक्टर्स का पास भी अगर एनटीएन नंबर नहीं है तो इसको क्यों नहीं अपॉइंट किया जाएगा? जवाब ये है कि वो अपने आमदनी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, ये एफबीआर के रिकॉर्ड या रेडार में नहीं आना चाहता, ये इसकी लॉजिक है। वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, वो कहाँ से, देखा नहीं आजकल वो केसेस चल रहे हैं आपके सारे, कि वो अपना क्या है, फेक बैंक अकाउंट्स, तो बेनामी बैंक अकाउंट्स, तो फलां अकाउंट्स। तो आप एफबीआर को अगर डिस्क्लोज नहीं करना चाहते तब ये आप चीज़ें नहीं लेते हो, इसलिए ये रिक्वायरमेंट रखी गई है। अगर वो जिम्मेदार इंसान है तो एनटीएन नंबर लाजमी रखता होगा। तो सवाल इस पर और कोई? यस सर। हाँ जी, सर नाम चेंज करने से एनटीएन नंबर भी चेंज करना पड़ता है? सॉरी सर अगर नेम चेंज करते हैं अगर तो एनटीएन नंबर भी चेंज करना पड़ता है? नहीं, जरूरी नहीं है, नहीं, हर शख्स का राइट है कि वो अपना जो नाम है उसको चेंज कर सकता है। इसका तरीका ये होता है, अखबार में इश्तिहार दो, बंदा तो वही है ना, गलतियत तो वही रहती है ना बच्चे की, नाम बदलता है। सर ये होता है ना कि जो कंपनीज बैंक वगैरह होते हैं वो अपने नाम चेंज कर लेते हैं ताकि टैक्स वगैरह से बच जाए, तो करते हैं वो टैक्स, उसको हम दो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, एक होता है टैक्स अवॉइडेंस और एक होता है टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइड आप कर सकते हैं लीगली, टैक्स को इवेड नहीं कर सकते, टैक्स से बच नहीं सकते। सो एनी एफर्ट जो लॉ अलाउ करता है, जो टैक्स आपके वो होते हैं, रिफंड्स भी होते हैं, लॉ अलाउ करता है कि चंद तरीकों से आप टैक्स रिफंड भी ले सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं लीगली। टैक्स से बचा नहीं जा सकता। कोई कंपनी अगर अपना नाम बदलती है इस नियत से कि टैक्स इवेड करना है, वो इस क्राइम, टैक्स इवेड नहीं किया जा सकता। नाम कोई भी, याद तुमने पढ़ा था एक पॉइंट, जब कंपनी अपना नाम बदलती है तो अगर उस पर कोई मुकदमे चल रहे होते हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, याद होगा आपको। नाम चेंज करने से मुकदमात पर असर नहीं पड़ता। इसी तरह जो आपका सवाल था सर, अगर एक बंदा अपना नाम बदल लेता है तो क्या टैक्स नंबर बदलेगा? नहीं भाई, बंदा तो वही है ना, वल्दियत तो वही है ना, नाम बदल सकता है। समझ रही है? जो एक दफ़ा नादरा आईडी कार्ड एलोकेट हो जाता है, टैक्स नंबर हो जाता फॉर लाइफ हो जाता है। और कोई सवाल? यस। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान करना है, इसको फोकस करना है। इज नॉट अ मेंबर, ये अब ध्यान करना है, ये कॉम्प्लेक्स है। ये एक बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता अगर वो मेंबर नहीं है। हमने पहले पढ़ा था, हर डायरेक्टर आमतौर पर मेंबर होता है, यानी कि वो कंपनी के शेयर्स लेता है। क्यों लेता है? ताकि उसका मफाद पैदा हो जाए। तो ये बात तो क्लियर होगी, ये एक हिस्सा है। ये जो बंदा कंपनी का मेंबर नहीं होगा वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, खत्म होगी बात। अब आगे एक अलग चीज आती है, However, this shall not apply in the case। का मतलब क्या होता है? लिखो उर्दू में, तब समझ आएगी कि वो हालात जिसमें एक नॉन मेंबर डायरेक्टर बन सकता है, ये लिखो, ऐसे उर्दू में लिखो, ये आगे आएगा पूरा टॉपिक। वो सिचुएशंस जिसमें एक नॉन मेंबर भी डायरेक्टर बन सकता है, ये ठीक है। या दूसरे लफ्जों में एक्सेप्शंस। रूल क्या है या असूल क्या है या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है कि एक बंदा मेंबर होगा तो डायरेक्टर बनेगा। मैंने रीजन बता दी। आगे पढ़ रहे हैं, वो हालात जिसमें एक बंदा का मेंबर होना जरूरी नहीं है,
वो नॉन मेंबर होकर भी डायरेक्टर बन जाता है। अब ये जो आगे 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, आगे पूरे टॉपिक्स आएंगे आगे। A person representing a member who is not a natural person, ये हैं 5-6 लफ्ज, ये अच्छा डीप कॉन्सेप्ट है ये। A person representing a member who is not a natural person, यहाँ लिखा है ना who is not natural person, इसके ऊपर लिखो कंपनी। अब इसके आगे ब्रैकेट में लिखो उर्दू कि जब एक शख्स एक कंपनी जो कि मेंबर हो, जो किसी दूसरी कंपनी की मेंबर हो, जब एक शख्स किसी कंपनी की नुमाइंदगी कर रहा हो जो मेंबर हो, ब्रैकेट क्लोज्ड, और वो शख्स खुद मेंबर ना हो, तो वो उस मेंबर कंपनी के बिहाफ पर, इसको ऐसे का ऐसे लिखना है, तो उस मेंबर कंपनी के बिहाफ पर दूसरी कंपनी के बोर्ड का डायरेक्टर, ऐसे लिखो, दूसरी कंपनी के बोर्ड का नॉमिनी डायरेक्टर बन सकता है। कौन पढ़ेगा इसको? हाँ जी पढ़ो, अब्दुल मोइस को पढ़ो यार, क्या लिखा है अब्दुल मोइस? सर रिपीट कर दे, नहीं समझ आई मुझे। ओहो, ये जो लिखा है ये तो पढ़ो ना, आप पढ़ो भी। अब्दुल्ला आसिफ जो लिखा है वो पढ़ो। सर भाई अब्दुल्ला आसिफ जो लिखा है पढ़ो, जल्दी करो। अबू तवाब जल्दी करो यार। सर मैं पढ़ता हूँ बिस्मिल्लाह करके। पढ़ो जल्दी करो यार, जिनका मैं नाम लेता हूँ पढ़ते क्यों नहीं है यार? अबू तवाब आप क्लास में हो के नहीं हो? अबू तवाब यस सर। पढ़ो ना यार, क्या कर रहे हो आप? पढ़ो अबू तवाब। सर मुझे थोड़ा सा मिसिंग है मेरा। यार क्या कर रहे हो आप? अब्दुल्ला आसिफ वो क्लास में है जो एहसन, अब्दुल्ला आसिफ आप वो क्लास में कि नहीं? जी सर हूँ क्लास में। पढ़ो ना यार, क्या कर रहे हो आप? पढ़ो, शाबाश। जब एक शख्स किसी कंपनी की नुमाइंदगी कर रहा हो जो कि मेंबर हो और वो खुद मेंबर ना हो, तो वो उस मेंबर कंपनी से आगे नहीं लिखा है, तो वो उस मेंबर कंपनी। यार क्या हो रहा है? आयशा आप पढ़ो। आयशा। सॉरी सर मैंने नहीं लिखा। क्यों, वजह? सर मैंने रिकॉर्डिंग में सुना था, क्योंकि वो आप इतने फास्ट बोल रहे थे तो मुझसे नहीं लिखा गया। तो आप मुझे कह तो दोबारा बोले। सारों ने आइडियली लिखना है यार। पढ़ो यार, ऐसा है जो मुझे पूछ दो, ऐसा ठहर जाओ, मैं जिससे पूछूं वही पढ़े यार। इकरा आप पढ़ो, इकरा। कि जब एक शख्स कंपनी जो कि मेंबर हो उसकी नुमाइंदगी कर रही हो, ब्रैकेट, और वो शख्स खुद मेंबर न हो, तो उस मेंबर कंपनी के बिहाफ पर दूसरी कंपनी के बोर्ड का नॉमिनी डायरेक्टर बन सकता है। अब इसको गौर समझें। इसको टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो सिचुएशंस जिसमें एक बंदा मेंबर नहीं है या नॉन मेंबर है और दूसरी कंपनी के बोर्ड के में बैठ सकता है वो। अब मैं मिसाल दूंगा। फॉर एग्जांपल स्कैन्स कंपनी है, स्कैन्स कंपनी एक दूसरी कंपनी की मेंबर है, मैं कहता हूँ सीपीई कंपनी है, स्कैन सीपीई की शेयर होल्डर है, मेंबर है, ठीक है। कंपनी भी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है। मिस्टर ए स्कैन्स के बिहाफ पर सीपीई की मीटिंग में जाता है। अगर स्कैन्स कंपनी है और स्कैन्स ने सीपीई के शेयर्स लिए हैं तो स्कैन्स क्या कहलाएगा? सीपीई का शेयर होल्डर या मेंबर। अब जब सीपीई जनरल मीटिंग होल्ड करेगी, जनरल मीटिंग में कौन आते हैं? सारे मेंबर्स आते हैं।
और मेंबर्स कौन कौन बन सकता है? नेचुरल पर्सन भी और आर्टिफिशियल भी। हम कहते हैं सीपीई की जनरल मीटिंग हो रही है, इसमें सारे मेंबर्स आएंगे, स्कैन भी उसका मेंबर है, लेकिन स्कैन तो कंपनी है ना यार, कंपनी कैसे चल के जाएगी? तो फिर कंपनी काम करती है, जब कंपनी उस जनरल मीटिंग में जाएगी तो या अपना नुमाइंदा भेजती है उस मीटिंग में, और साथ एक और काम भी कर सकती है। जब स्कैन सीपीई की शेयर होल्डर बन जाती है, अगर उसके बहुत ज्यादा शेयर्स ले, आपको याद होगा मैंने बताया था कि किसी कंपनी की होल्डिंग कैसे बना जाता है, या उसके शेयर्स लिए जाते हैं या उसका बोर्ड कंपोज किया जाता है। इसके बाद मैंने बताया था कि डायरेक्टर्स आम तौर पे, ये आम रूल ये है, जब मैं सवाल करूंगा बताओ कि एक कंपनी के बोर्ड में डायरेक्टर्स कैसे आते हैं, आप कहोगे सर आमतौर पे इलेक्ट होके ही आते हैं। पहला सवाल तो ये आ गया, आमतौर पे इलेक्ट होके आते हैं। एक और भी तरीका होता है जो मैं अब बता रहा हूं, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स ले तो फिर उस कंपनी को ये कहती है कि हमने आपके इतने शेयर्स ले लिए हैं, क्यों ना हमारा एक बंदा ऑफिसर अपने बोर्ड में बिठाओ, क्योंकि हमने इतने शेयर्स ले लिए हैं आपके। जैसे कहते हैं इस साथ दे इस साथ ले, चूंकि हमने आपके इतने शेयर्स लिए हैं, तो स्कैन अब सीपी को ये कहेगा चूंकि मैंने तुम्हारे इतने शेयर्स लिए हैं तो तुम्हें फायदा ही हुआ है ना, अब एक मेहरबानी करो, मेरा बंदा अपनी बोर्ड में बिठाओ। वो जो बंदा स्कैन्स बिठाएगा उसके बोर्ड में, उसको हम कहेंगे नॉमिनी डायरेक्टर। तो वो जो डायरेक्टर है वो तो मेंबर नहीं होता ना, वो तो कंपनी मेंबर होती है। तो एक नॉन मेंबर डायरेक्टर बन गया है। किसको समझ नहीं आया तो पूछ लें। सर वो शेयर ज्यादा ही होंगे, मतलब कितने शेयर होंगे? यस, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो होल्डिंग कंपनी हो, शेयर ज्यादा होंगे। ये पॉइंट किसी को समझ नहीं आया तो पूछे। एनीवन? सर समझ आ गया सर। वो आप बता सकते हैं कि जो स्कैन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है उसको लीगल टर्म्स में क्या कहते हैं, या बस रिप्रेजेंटेटिव ही कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ही कहते हैं, यही लीगल वर्ड है इसका। रिप्रेजेंटेटिव जनरल मीटिंग्स में जाता है, ये हम कह रहे हैं कि बोर्ड में बिठाता है। बोर्ड में, जब बोर्ड में बिठाएगा अपना कोई अफसर, उसको क्या कहेंगे हम? नॉमिनी डायरेक्टर। ये आगे आएगा टॉपिक। तो यह पॉइंट, मेन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? वो तरीके, ये दोबारा देखो, ये अब मैं सारा पढ़ता हूं। ये इज नॉट अ मेंबर, इसको साइड पे कर दो। However, this shall not apply in the case of, या वो सिचुएशंस जिसमें एक नॉन मेंबर भी डायरेक्टर बन सकता है। A person representing a member scans who is not a natural person, पर्सन मिस्टर ए है, स्कैन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, हु इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, तो उसको भी उसके बोर्ड में बिठाया जा सकता है एज नॉमिनी डायरेक्टर। पहली चीज। नंबर 2, अ होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है? जो फुल 8 घंटे वहां काम करता है, परमानेंट एम्प्लॉय हो यार। हु इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, इसके आगे भी लिख दो। जो फुल टाइम एम्प्लॉय होता है कंपनी का, जो बरस से उस कंपनी में काम कर रहा होता है, उस पर यह शर्त आयद नहीं की जाती कि तुम शेयर्स लो। वो पहले इतना कुछ कर चुका होता है इस कंपनी के लिए, वो जिंदगी भर 8, 10, 15 साल कंपनी के लिए काम कर चुका होता है, उसने पहले इतना कुछ कंपनी के लिए किया होता है, उस पर और जिम्मेदारी नहीं डालते कि तुम पहले शेयर्स लो फिर कंपनी के बनो डायरेक्टर्स। ये वो सारी एक्सेप्शंस हैं, ये वो सारी सिचुएशन, इसमें एक नॉन मेंबर भी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। नंबर 3, चीफ एग्जीक्यूटिव। अब सुन ले गौर से, ये सारे टॉपिक्स आएंगे आगे डिटेल में। मैंने कहा था कंपनी को चलाने वाले ऑफिसर्स होते हैं, उन ऑफिसर्स के 3 लेवल्स कर दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके नीचे सीईओ या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उसकी सारी मैनेजमेंट टीम। अब यूजुअल प्रैक्टिस ये है, यूजुअल प्रैक्टिस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही किसी डायरेक्टर को एज अ सीईओ अपॉइंट किया जाता है। मैं ऐसे कहता हूं, हम जो बी लॉ अभी पढ़ रहे हैं, हम फॉर एग्जांपल कहते हैं हम बी लॉ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हम सारे डायरेक्टर्स हैं। हम अपने में से किसी को हम कहते हैं माहीन है जी, हम अपने में से माहीन को कहते हैं कि माहीन को बनाते हैं इस कंपनी का सीईओ। अगर माहीन एग्री कर जाती है तो हम कहते हैं माहीन आज से आप इस बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड की बन गई हो सीईओ, यानी कि मौजूदा डायरेक्टर्स अपने में से किसी डायरेक्टर को बना देते हैं सीईओ। जब वो सीईओ बन जाएगी तो फिर वो एज अ सीईओ बोर्ड के सब ऑर्डिनेट आ जाएगी। माहीन बैक वक्त
अब सीईओ का किरदार भी अदा करेगी, साथ साथ वो डायरेक्टर भी होगी, लेकिन उसकी मेन जॉब एज अ सीईओ होगी। हम तो टॉपिक ये पढ़ रहे हैं कि सीईओ जो है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, ये लिख लो आगे उर्दू में, ये लिखो कि सीईओ में सीईओ वही शख्स बनता है, सीईओ वही शख्स बन सकता है जो डायरेक्टर बनने की, ये भी आगे सारे टॉपिक्स आएंगे, सीईओ वही शख्स बन सकता है जो डायरेक्टर बनने की अहलियत रखता हो। सीईओ वही शख्स बन सकता है जो डायरेक्टर बनने की अहलियत रखता हो। और चूंकि सीईओ पहले ही डायरेक्टर होता है, और चूंकि सीईओ पहले ही डायरेक्टर होता है, और क्वालिफाई कर चुका होता है, लिहाजा इसको भी मेंबर बनने का नहीं कहा जाएगा। दोबारा पढ़ता हूं, इसमें मिस हो रही है, ठहरो। चूंकि सीईओ वही शख्स बन सकता है जो डायरेक्टर बनने की अहलियत रखता हो, और चूंकि सीईओ, हाँ ये लिखो, चूंकि सीईओ पहले ही डायरेक्टर की अहलियत रखता है, साथ ये भी ऐड करो, यानी कि होल टाइम डायरेक्टर, ये ऐड करो, यानी कि होल टाइम डायरेक्टर होता है तो होल टाइम एम्प्लॉई होता है, और एम्प्लॉई के लिए ये दूसरे के साथ लिंक होता है। ये वाला सीईओ वही बन सकता है जो डायरेक्टर बनने की, ये लॉ बता रहा हूं मैं, सीईओ वही बन सकता है जो डायरेक्टर का क्राइटेरिया पूरा करता हो, और अगर डायरेक्टर का क्राइटेरिया पूरा करता है, इसका मतलब है वो फुल टाइम होगा, फुल टाइम होगा तो कंपनी का एम्प्लॉई होगा, कंपनी का एम्प्लॉई होगा तो इसका मतलब है वो मेंबर बनने की शर्त उस पर लागू नहीं होगी। ये सेकंड वाले पॉइंट से लिंक होता है। ये किसी को समझ नहीं आया तो पूछे। यस सर समझाते हैं अगर फिर एक दफा। पहली चीज, सीईओ कौन होता है? सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही एक डायरेक्टर को बनाया जाता है, इसको याद कर लो, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर 10-12 डायरेक्टर्स हैं, वो अपने में से ही मेजॉरिटी वोट के जरिए आपस में वो वोटिंग करते हैं, और मेजॉरिटी वोट से अपने में से ही किसी को अपॉइंट कर देते हैं एज अ सीईओ। तो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए सीईओ बन गया है, जब वो सीईओ बन जाएगा इसका मतलब है वो तो पहले ही डायरेक्टर था ना, भी सीईओ बनेगा ही तब जब वो पहले डायरेक्टर होगा, वो तो ऑटोमेटिक बात है ना। जहां सीईओ का लफ्ज दिमाग में आए आपको सर वो डायरेक्टर ही होता है, तो ये बात तो ऑटोमेटिक हो गई, तो डायरेक्टर ही सीईओ बनता है। जब वो सीईओ बन जाएगा, अब आपको कैसे टॉपिक की तरफ आए ना, टॉपिक में तो ये लिखा है कि सीईओ का भी मेंबर होना जरूरी नहीं है, तो मैं कहता हूं ठीक लिखा है ना, क्योंकि सीईओ जब डायरेक्टर ही बनता है, और डायरेक्टर आमतौर पे होता ही होल टाइम है, और अगर होल टाइम है तो एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई से मजीद बोझ नहीं डाला जाता, तो एक तरह से एक एम्प्लॉई होल टाइम ही बना है सीईओ, लिहाजा उसको मेंबर बनने की शर्त नहीं रखी जाएगी। अब बताओ अभी एनीवन, सेकंड पॉइंट से लिंक होता है सारा। और कुछ एनी क्वेश्चन यहां तक? पहली बात है जो मैं लिखवा रहा हूं ना उसको एज इट इज आप लोगों ने लिखना है। जब मैं लिखवा दूं फिर तफसील सुननी है मेरे से, लिखते वक्त ऊपर नीचे नहीं करना कुछ, ये जब घरों में पढ़ोगे सारी सेंस बनती जाएगी। अभी टारगेट है ये लेक्चर्स गौर से सुनना। यहां तो कुछ सवाल है तो करो, जल्दी करो भाई एनीवन। ये तीन जो पॉइंट्स हैं तीनों अलग टॉपिक्स हैं,
4 4 5 5 नंबरों के आगे आने हैं ये, इन्होंने यहाँ लिख दिए इसलिए मुश्किल हो रही समझने में। और लास्ट, अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ क्रेडिटर और स्पेशल इंटरेस्ट। अब इसकी उर्दू लिखो, ये भी सारे आगे टॉपिक्स आ रहे हैं। ये देखो, जब एक क्रेडिटर कंपनी को कर्जा दे, जब एक क्रेडिटर कंपनी को कर्जा दे और इस जरिए अपना एक ऑफिसर बोरोइंग कंपनी के बोर्ड में बिठाए ताकि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, तो वो डायरेक्टर भी नॉमिनी डायरेक्टर ही कहलाएगा। तो आप सवाल करना चाहिए आपको, सर पहले उस पॉइंट में फर्क क्या है? पहले पॉइंट में कंपनी शेयर होल्डर होती है, इस पॉइंट में कंपनी क्रेडिटर है, ये चीज। तो वो कंपनी क्रेडिटर जब बनती है, हाँ जी सर ये आखिरी पॉइंट रिपीट करते हैं। हाँ, जब एक क्रेडिटर, फॉर एग्जांपल बैंक कह लो, कंपनी कह लो, नहीं यार स्टार्ट से पढ़ो, क्या लिखा है स्टार्ट से, क्या है भूल गया मैं। सर जब एक क्रेडिटर कंपनी को कर्जा दे और उस जरिए अपना एक ऑफिसर बोरोइंग कंपनी के बोर्ड में बिठा दे ताकि अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, तो वो शख्स, तो बोर्ड में बैठा वो शख्स नॉमिनी डायरेक्टर कहलाएगा। जिसने बोरोइंग कंपनी के शेयर्स नहीं लिए होंगे, यानी कि वो नॉन मेंबर होगा लेकिन डायरेक्टर बन जाएगा। ये डन किया गया। आप सारे घंटे में सिर्फ 4 पॉइंट्स पढ़े हमने। हाँ जी, तो सवाल इस पर एनीवन? अब ये कुछ पॉइंट्स हैं इस बुक में जिस पे थोड़ा ठहरना पड़ता है, लेकिन जितना टाइम मैं जिन पॉइंट्स पर रुक रहा हूं ना, ये सारा मैं आगे कवर कर लूंगा। जब आसान चीजें आएंगी आई स्पीड अप, लेकिन इन पॉइंट्स पर टाइम लगता है अगर तो समझाने हैं। अभी जैसे मैंने कहा, आई एम पुटिंग इन द एफर्ट, और मैं हर चीज समझा रहा हूं, आपको लिखवा रहा हूं, तो इस चीज की आप कदर करें, इसको समझें। जैसे मैंने कहा था बी लॉ समझाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं समझा दूंगा आपको हर चीज, ठीक है। फिर जो आसान टॉपिक्स आते हैं उस पर हम स्पीड अप करते होते हैं, वो फिर इजी हो जाते हैं। आगे इजी, काफी इजी टॉपिक्स भी हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स में थोड़ा टाइम लगता है, इनकी डेप्थ में जाना पड़ता है अगर आपने समझना है बिजनेस लॉ। अगर नहीं समझना फिर तो प्योर रट्टा लग जाता है, तो रट्टा हमने लगाना नहीं है। तो सवाल है तो कर लें भाई यहाँ तक। आई मार्क योर अटेंडेंस। ओके राइट, इस तरह समझा रहे हैं तो बहुत अच्छी समझ आ रही है। हाँ जी, मैं कह रहा हूं सर आप इस पेज से समझा रहे हैं तो बहुत अच्छी समझ आ रही है सर। समझिए ना, हमारा मकसद ही, टीचर का मकसद समझाना होता है आपको यार। रट्टे तो फिर आप घर बैठे भी लगा सकते हैं ना, तो हमारा काम ही समझाना है। दैट्स माय जॉब टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, ताकि नॉलेज आए, इल्म आए। अब जब ये समझ आ जाएगा, जब घर जाके दफा पढ़ेंगे, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, तो आराम से लिखोगे आप, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर ये जो सीईओ जब बनेगा तो आपने कहा है कि वो डायरेक्टर की क्वालिफिकेशंस होगी, तो उन क्वालिफिकेशंस में सर शेयर लेना भी तो अंडरस्टूड था। हाँ बिल्कुल था ना, तो डायरेक्टर तो मेंबर बन गया ना, लेकिन यहाँ पॉइंट में उसने लिखा हुआ है नॉट अ मेंबर। हाँ मिस कर रहे हो सारा पॉइंट यार। मैंने क्या कहा था, सेकंड पॉइंट से लिंक्ड है ये। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, और सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि आमतौर पे डायरेक्टर होल टाइम होता है, फुल टाइम। यस यस सर। तो फिर फुल टाइम एम्प्लॉय होता है। मैंने बार बार ये बताया है कि सेकंड पॉइंट से लिंक होता है। सारे लिंक करें इसको यार,
अब समझ आई है? ओके सर। ध्यान करो यार, फॉलो किया करें इसको। अब करो यार आगे, अटेंडेंस है। अब्दुल बासित एब्सेंट। अब्दुल मोइज प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे एब्सेंट। अब्दुल समद प्रेजेंट सर। अबू तवाब प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला आसिफ एब्सेंट। अब्दुल्ला मोहम्मद प्रेजेंट। अब्दुल्ला मोहम्मद अब्दुल्ला आसिफ प्रेजेंट है? अमास सिकंदर एब्सेंट। बहराम एब्सेंट। फजील एब्सेंट। गुलाम मोहम्मद प्रेजेंट सर। हाफिज बशीर प्रेजेंट सर। हैदर रशीद हमजा अली प्रेजेंट सर। हमजा यूनस प्रेजेंट सर। हसन अब्बासी एब्सेंट। हसन खान प्रेजेंट सर। हिफा जफर प्रेजेंट सर। हिना नूर प्रेजेंट सर। हिना नूर प्रेजेंट सर। हिना शाहीन प्रेजेंट। इफ्रा प्रेजेंट। इकरा मुमताज प्रेजेंट सर। खदीजा प्रेजेंट। खालिद खान प्रेजेंट सर। लाइबा इफ्तिखार एब्सेंट। माम इमरान प्रेजेंट। माम राशिद एब्सेंट। माहिन नाज प्रेजेंट। मरियम यास्मीन प्रेजेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला। एक मिनट है जो है। यार ये जिसका भी माइक ऑन है वो ऑफ कर दे। यार रोजे में खाने से मुझे क्या हुआ? रोजे में खाने से मुझे यार माइक अस्तगफिरुल्लाह यार। ऐसा खेला मन। हाँ सॉरी अबाउट दैट। चलेंगे कंटिन्यू करते हैं इसको। हाँ कहाँ थे? माहिन नाज प्रेजेंट है। मरियम यास्मीन प्रेजेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेजेंट है सर। हसन जमील प्रेजेंट। मोहम्मद अली एब्सेंट है। अरमगान प्रेजेंट सर। हमजा खान एब्सेंट। इमरान एब्सेंट। मोहम्मद उसामा प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद प्रेजेंट सर। साद बिन जफर प्रेजेंट सर। शाहजेब प्रेजेंट सर। आफ्ताब प्रेजेंट सर। वसी यूसुफ प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। कहाँ है ये? मोहम्मद यूसुफ एब्सेंट। जैन अमजद प्रेजेंट सर। एब्सेंट। प्रेजेंट सर। नाहिद प्रेजेंट सर। नजीउल्लाह प्रेजेंट सर। नवीन रसूल एब्सेंट। नायाब एब्सेंट। निमरा गुल प्रेजेंट है। निमरा गुल
सर मैं प्रेजेंट हूँ। कौन? सर मोहम्मद जैन। मोहम्मद जैन प्रेजेंट है, ओके। और नुमान करीम प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है, ओके। काई सुबान, यस सर। इस्माइल प्रेजेंट सर। साद रहमान बेग एब्सेंट। सलमान हैदर प्रेजेंट। सरमत तैयब एब्सेंट। शेरबानो प्रेजेंट सर। एदमा अली बुखारी प्रेजेंट बोला ना मैंने। प्रेजेंट सर। यार कौन? हसनैन अली हैदर, सरमत तैयब, ओके। मतलब प्रेजेंट है। हसनैन मुश्तबा एब्सेंट। इस्माइल शाह प्रेजेंट सर। सैफुद्दीन प्रेजेंट। अलीना प्रेजेंट सर। सर हसान मुस्तफा प्रेजेंट सर। ओके। अलीना एब्सेंट। तकदीस प्रेजेंट सर। उमर मजीद एब्सेंट। फारूक प्रेजेंट। ओके। प्रेजेंट सर। ये कौन बोला है? उमर फारूक बोला है? यस सर। सर उमर मजीद, उमर मजीद प्रेजेंट है कि नहीं यार? यस सर प्रेजेंट। युसरा युसरा एब्सेंट। जैनब एब्सेंट। जयान अकबर प्रेजेंट सर। जोहेब अली प्रेजेंट सर। जान। ठीक हो गया, ये मार्क हो सर गई वो है। सर हाँ आपको आईडी भेजी थी सर, क्लास में ऐड कर दें। कौन? ज़ियान अकबर। जियान अकबर, हाँ जियान अकबर। क्या इसका आईडी है? व्हाट्सएप पे मैसेज किया था सर आपको। अच्छा मैं कर देता हूँ। ठीक हो गया, डन जी। सो ठीक हो गया, यस सर। टाइम भी हो गया। फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर